तो हमने अभी सिलेबस डिस्कस करा था फिज़िक्स के पार्ट 1 का, क्लास 11th का। तो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन चलेंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास एक बुक खुल रखी है, अगर आपके पास 11th की बुक है तो उसको खोल के मेरी बातें सुन लो, वो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने बुक खोल रखी है, वहाँ पे भी। अगर आपको यहाँ से बुक से समझना है तो यहाँ से भी समझ लो, बात एक ही है। तो फिज़िक्स क्या है, ठीक है, इसको जानेंगे हम। कुछ अभी हम चीज़ों को बेसिक लेके चल रहे हैं, ठीक है। 11th क्लास है, मगर शुरू में जो चीज़ें होती हैं वो हमारा बेसिक ही होती है, तो उस चीज़ को हम कवर करते हैं। Humans have always been curious about the world around them. The night sky with its bright celestial objects has fascinated humans since the immortals, है ना। तो हमेशा हम क्यूरियस रहे हैं यार आसपास की चीज़ों को लेकर, कि क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास, ठीक है। इन एक्वायरिंग एन इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैव रिस्पॉन्ड टू वंडर्स इन आवर्स ऑफ नेचर इन डिफरेंट वे। तो जिस तरह से हमारे आसपास के नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको समझने की हमने कोशिश करी है, और वहीं से इस चीज़ का एक साइंस वर्ड का नाम आया है, ठीक है। और साइंस है क्या? साइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, है ना। लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो। और संस्कृत वर्ड विज्ञान, जो कि अरबिक वर्ड इल्म कहते हैं जिसको, है ना। नॉलेज, सब कुछ नॉलेज से बेस्ड है। तो साइंस है क्या, और ये साइंटिफिक मेथड्स होते क्या हैं? तो साइंस एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए जितनी डिटेल और डेप्थ में समझा जा सके, ठीक है। एक नॉलेज को हम इस वे में भी बोल सकते हैं कि कोई भी फिनोमेना हो रहा है, कोई भी हमारे आसपास की चीज़ें घट रही हैं और वो कैसे हो रही हैं उसको डिटेल और डेप्थ में समझने को साइंस कहते हैं। एंड यूज़ द नॉलेज टू गेन टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। तो अभी मैंने आधी डेफिनेशन दी थी, पूरी डेफिनेशन क्या है, उसका इस्तेमाल करना। हम हमेशा आधी डेफिनेशन ही करते हैं। जब हम 11th की बात करें या 12th की बात करें या आगे की बात करें, हम हमेशा चीज़ों को रटते हैं या समझ लेते हैं, अप्लाई नहीं करते। एप्लीकेशन इज़ द अनदर थिंग, है ना। यानी वो भी साइंस के डेफिनेशन को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होती है। तो हम जो नॉलेज हमें मिली है उससे हम कंट्रोल कर सकें किसी फिनोमेना को, या मॉडिफाई कर सकें या बेहतर कर सकें। तो साइंस इज़ एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। तो कोई सिंपल वे में पूछे कि तुमसे साइंस होती क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना या प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगाना, फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। ये प्रिडिक्ट करना मतलब तुमने हेलिकॉमेट का नाम सुना होगा, है ना। एक उल्का पिंड या आकाशीय पिंड कहते हैं जिसको हिंदी में, है ना। कॉमेट को नहीं जानते तो सर्च कर लेना नेट पे, आसमान में आते तो वो घूमते हैं, वो ग्रेविटेशन पुल की वजह से, है ना। तो कहते हैं 72 ईयर्स बाद फिर से आएगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन कहाँ से हो रही हैं? प्रिडिक्शन ही हो रही है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बताया, द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट वर्ड अनरावलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना। पहला स्टेप ये है। तो साइंटिफिक मेथड जो होते हैं वो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है ना। ये प्रिडिक्ट करना बहुत सारी चीज़ों को लेके बने हैं। तो द इंटरप्ले ऑफ थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन इज़ बेसिकली टू प्रोग्रेस द साइंस, है ना। साइंस को प्रोग्रेस करना, और साइंस एक जो एक डायनेमिक टर्म है, ठीक है। तो देर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन थ्योरी, as observations improve in detail and precision of experiment yet yield new results in theories, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन होती है ना। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जॉन केपलर का, टाइको ब्री का, निकोलस कोपरनिकस का, है ना। ये जैसे एग्जांपल हैं, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो इसके बारे में तो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है, सिमिलरली द देन एक्सेप्टेड वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रॉपर्टी प्रॉपरली, है ना। जो
उस समय पे देखो, लाइट का हम कहते थे वेव नेचर की लाइट है। ये हम, अगर आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है, और डिटेल में जानेंगे, और नहीं पढ़ रखा है तो हम कहते हैं लाइट जो है वो वेव नेचर की है, कोई लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर की है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बताता है पार्टिकल नेचर, मगर बाकी प्रॉपर्टीज़ वेव नेचर है ना। तो ये सारी चीज़ों को बेहतर बनाने का यार तरीके को साइंस में साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, तो वो एटॉमिक और मॉलिकुलर फिनोमेना पे डील करता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, रदरफोर्ड, नील बोर, कार्ल एंडरसन, है ना। पॉजिट्रॉन यानी एंटी इलेक्ट्रॉन के बारे में ढूंढना, पढ़ लेना बस, वो है हिस्ट्री टाइप है। आ जाते हैं थोड़ा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी। फिज़िक्स इज़ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस। तो अभी हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो पढ़ना तो हमें फ़िज़िक्स था। तो फिज़िक्स किस में आती है? एक नेचुरल साइंस की कैटेगरी है, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूड अदर डिसिप्लिन जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। साइंस, अब फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स कहाँ से आया है? द वर्ड फिज़िक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। साइंस मतलब क्या था? नॉलेज, है ना, अभी भी पढ़ा हमने, विज्ञान, नॉलेज। और फिज़िक्स मतलब क्या होता है? नेचर। ये संस्कृत इक्विवेलेंट इज़ भौतिकी, दैट इज़ यूज टू रिफर टू द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड को साइंस में समझने को फिज़िक्स कहते हैं ना, इस तरह से कह सकते हैं। यानी साइंस मतलब नॉलेज होता है, फिज़िकल वर्ल्ड की नॉलेज के को गेन करने के लिए फिज़िक्स कहते हैं। तो वी कैन ब्रॉडली डिस्क्राइब फिज़िक्स एज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। तो द स्कोप ऑफ फिज़िक्स इज डिस्क्राइब डायरेक्टली इन नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अभी ये पहला सेक्शन है। तो असल में ना दो प्रिंसिपल थ्रस्ट होते हैं फिज़िक्स के। पहला है यूनिफिकेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। ठीक है, इस पर बेस्ड होती है फिज़िक्स। यूनिफाई करना यानी कलेक्ट करना, रिडक्शन यानी रिड्यूस करना, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो इन फिज़िक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। कुछ कॉन्सेप्ट्स और लॉज को के बेसिस पे हम डाइवर्स चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। द एफर्ट इज़ टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन एंड कंडीशन। जैसे ग्रेविटेशन हो गया, है ना, जो कि न्यूटन ने दिया था। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन बता सकता है। फिर कहाँ से पता चला? एक फॉलन एप्पल से पता चला। ठीक है, फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस हो गई एंड ऑल, है ना। रिडक्शनिज्म क्या होता है? देखो, अगर एक सिंपलर भाषा में बताऊँ तुम्हें, तो हम एक बड़ा सा मकान है ना, तुम डायरेक्ट मकान बनाने पे नहीं जाएंगे, हम हमेशा पहले बेस डेवलप करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। तो रिडक्शनिज्म क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपलर वे में स्टार्ट करना, सिंपलर वे में सॉल्व करना। यानी एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके छोटे छोटे हिस्से को सॉल्व करते गए, फिर जाके बड़ा हिस्सा सॉल्व हुआ, है ना। इसको, इस मेथड को बोलते हैं रिडक्शनलिज्म, है ना। तो ये हार्ट ऑफ फिज़िक्स है, फिज़िक्स में ऐसा होता है ना। जैसे टेम्परेचर एंड, अच्छा देखो, कुछ होते हैं मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, कुछ होते हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। अभी हम आगे देखने वाले हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा बहुत दे रखा था तो बता रहा। स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। स्कोप क्या है? देखो, फिज़िक्स जो है वो यार, वो पहली बात तो हर जगह है ना। यहाँ लिखा भी है कि देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड फिनोमेना एट द लेबॉर्ट्री। ठीक है, जो हम लैब में करते हैं या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल या टेरेस्ट्रियल स्केल पे करते हैं। माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना जो है वो एटॉमिक लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे होते हैं। तो क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो डील करती है मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना से, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। और मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन लॉज पे बेस्ड है ना। द प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट वगैरह कि प्रोपल्जन मतलब क्या होता है? रॉकेट का लॉन्च होना, ऐसे कह सकते हैं। तो एम्पियर, फैराडे, ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, बेसिकली एग्जांपल बेस्ड है। और द एफिशिएंसी ऑफ हीट एनर्जी एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे स्टार में कुछ लिख रखा है, वो पढ़ लेता हूँ मैं।
देखो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक जो होते हैं ये तो दो डोमेन हो गए। एक तो मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पे, माइक्रो में यानी बहुत छोटे पैमाने पे। फिर एक मीज़ो नाम आया, ठीक है, मीज़ोस्कोपिक आया है जो कि बीच में डील करते हैं, ठीक है, फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एटम पे डील करते हैं। और ये भी एक एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च बन गया है, यानी एक नया फील्ड है ना। यू कैन अच्छा यहाँ पे ऊपर भी होगा कुछ। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो किस पे डील करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एट अ माइन्यूट स्केल, है ना, बहुत छोटे स्केल पे, एटम्स और न्यूक्लियस के स्केल पे। जैसे क्लासिकल फिजिक्स इज़ इनएडिक्वेट टू हैंडल दिस डोमेन एंड क्वांटम थ्योरी इज करंटली एक्सेप्टेड एज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना। जब भी छोटी चीज़ों को समझाने की बात आती है तो क्वांटम फिजिक्स देखते हैं, है ना। और ओवरऑल द edifice of physics is beautiful and imposing and you will appreciate it more as you pursue the subject, है ना। जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट को आगे समझते जाएंगे इसकी ब्यूटी आपको पता चलेगी। यू कैन नाउ सी दैट द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट। ये बहुत रेंज ना, बहुत सी रेंज है इसकी। एस्ट्रोनॉमिकल यानी आसमान से ज़मीन, ज़मीन से धरती, है ना, हर चीज़ है। तो बहुत वास्ट फिनोमेना है। तो फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। To some people excitement come from elegance and universally of its basic theories। कुछ लोगों को थ्योरीज से एक्साइटमेंट मिलती है, कुछ लोगों को प्रैक्टिकल से, ठीक है। द चैलेंजेस इज कैरीड आउट इमेजिनेटिवली एक्सपेरिमेंट, है ना, कुछ कुछ मन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों के। अभी मॉडल्स पे भी आएंगे, यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हो कि हाइपोथेसिस, एक्सक्लूजन, मॉडल्स पे, है ना, तो वो भी देख लेंगे। व्हाट लाइज बिहाइंड द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। तो ग्रेट प्रोग्रेस यूजुअली अकम्पनीड चेंजेस इन आवर बेसिक परसेप्शंस, है ना। बहुत सी चीज़ों को फिज़िक्स ने नई थ्योरीज दी हैं जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ पता चला है, बहुत सी चीज़ें सिंपलर हो गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन एंड अ फेदर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट डू नॉट रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। जब तुम एक पत्थर और एक पंख को, मान लो कबूतर का पंख है, उसके उन दोनों को ज़मीन पे फेंकोगे तो सेम टाइम पे कौन जाएगा, नहीं जाएगा, यानी पत्थर पहले चले जाएगा, पंख जो है तैरता रहेगा। मगर यही चीज़ अगर हम वैक्यूम में करें, है ना, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम पे गिरेंगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो थी ना ये अच्छी बात, यानी वहाँ पे फिर मास का इफेक्ट नहीं पड़ता है कि मास क्या है आपका जब फ्री फॉल करते हैं तो, ठीक है। हाइपोथेसिस, एक्सियोम्स एंड मॉडल्स, वन शुड नॉट थिंक दैट एवरीथिंग कैन बी प्रूव, है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है यार, कि हम सोचते हैं कि हम प्रूव कर देंगे ये चीज़ को इससे यूज़ करके। हमें क्या पता कि जो असली चीज़ आई है, मतलब जो जिस चीज़ के बेसिस पे हम प्रूव करने जा रहे हैं, क्या वो सही प्रूव है। देखो फिज़िक्स जो है उसमें ना बहुत सारी एजम्पशंस हैं। फिज़िक्स क्या, मैथ्स क्या, है ना, सब में ही मैक्सिमम जगहों पे आप देखते हो चीज़ों को अज्यूम करा गया है। क्योंकि अगर हम अज्यूम नहीं करते, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 बोलते हैं, तो 1 जो होता है उसका मतलब होता है एक, है ना। आप देखो, तुम बोलोगे हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में बोल रहा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज समझ लो बस, कि 1 मतलब होता है एक। अगर मान लो कि 2 मतलब होता है एक, तो कुछ लोग कहते हैं, इस पे बहस करते हैं, यार इसको एज्यूम करा गया है, इसको एक फ़िक्स माना गया है। अब जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो इसी बेसिस पे होती हैं कि एक एक वर्ड है जिसको हम 3 बोलते हैं, उसमें उसमें 1 + 1 + 1 करके बनाया जाता है उसको। उसमें 1 जो अगर 3 टाइम्स होंगे, तो देखो मैं बार बार 3 टाइम्स बोल रहा है ना। तो ये चीज़ें अजम्पशंस हैं। और एक्सियोम्स, हाइपोथेसिस जो हैं, ये सारी चीज़ें पहले से मान ली गई हैं, इनके बेसिस पे काम होता है। क्योंकि अगर इनके बेसिस पे काम ना हो, जैसे न्यूटन है, देखो यहाँ पे कहीं होगा यार, हाँ ये देखो लिखा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू आस्क एनीबडी टू प्रूव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि तुम, जैसे तुम कैपिटल जी की वैल्यू को जानते हो तुम, है ना, कैसे है, तो इसमें कोई प्रूफ नहीं होता, इसमें ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। तो ये तो हो गई हाइपोथेसिस। एक्सियोम क्या होता है, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, जैसे कि
यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं, जैसे बोर मॉडल हो गया, या देखो जब बोर ने मॉडल दिया था शुरू में, तो बोर से पहले भी बहुत सारे मॉडल आए थे, तो अब उन हर एक का अपना अपना मॉडल था, मगर बोर का जब सिलेक्ट हुआ तो बोर को बेसिक मान लिया, फिर बोर के मॉडल के बेसिस पे बाकी सारी रिसर्चेज हुई, है ना। यानी एक ना एक को तो एज्यूम करना पड़ेगा, वरना बहुत ही अलग अलग स्टेटमेंट्स आ जाएंगी इन मैथमेटिक्स। हाँ देखो मैथ्स में क्या होता है, देखो तुमने एक्सियोम का नाम सुना होगा, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड एक्सियोम्स। तो जैसे मैं बोलूँ कि दो स्ट्रेट लाइन कभी, अगर दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस कभी आपस में मिल नहीं सकती, क्या ये सही बात है? तो हाँ ये सही बात है ना। कैसे पता, आप इसको कैसे बता सकते हैं? करके दिखाओ। इनफाइनाइट पे भी करते रहेंगे तो भी नहीं मिलेंगी, कुछ चीज़ें सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं, है ना। तो यूक्लिड स्टेटमेंट दैट पैरेलल लाइंस नेवर मीट इज़ अ हाइपोथेसिस, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ़ वी अज्यूम दिस स्टेटमेंट वी कैन एक्सप्लेन सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हमने मान लिया कि स्टेटमेंट को अज्यूम कर लिया सही है, ठीक है, तो हम बाकी चीज़ों को एक स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं, एंड 2 और 3 डायमेंशनल फिगर मेड आउट ऑफ देम, और उससे 2D 3D बना सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट अज्यूम इट, यू आर फ्री टू यूज़ डिफरेंट एक्सियोम एंड गेट अ न्यू ज्योमेट्री। तो देखो तुम ज्योमेट्री जो पढ़ रहे हो, जो तुमने अभी तक पढ़ी, वो सब गलत हो सकती है। कैसे? क्योंकि हमने अगर हाइपोथेसिस को सीरियसली नहीं लिया, हमने अरे खुद का हाइपोथेसिस है, हमने किसी और के हाइपोथेसिस ले लिए, तो हमारी ज्योमेट्री समझने की जो प्रक्रिया होगी, हिंदी में बोले तो, वो एकदम ही अलग होगी, है ना। यानी कुछ लोग जो हैं ऐसे ज्योमेट्री समझ रहे होंगे, कुछ लोग दूसरे तरीके से समझ रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सियोम्स बनाए जाते हैं। और मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा नहीं, क्या लिखा होगा ऊपर, मगर थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। जैसे तुमने बोर मॉडल देखा होगा, मॉडल क्या होते हैं कि जब हम चीज़ों को बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, जैसे बोर मॉडल हो गया। तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, धरती जब बनी थी तो बिग बैंग हुआ था, है ना। अब वो बिग बैंग में क्या हुआ ऐसा कि धरती बन गई, इस चीज़ का मॉडल बनाया जा सकता है ना। और जिसके मॉडल में बहुत सी अच्छी बातें होंगी, ऐसा हुआ था असल में। बोर और बुरी के मॉडल को शायद ऐसा ही कोई और था, उनके मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ इनकी हाइपोथेसिस सही है ना। तो यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है। बस जो मैं देना चाहता था तो मैं वो उतना बता दिया मैंने। आगे का बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये चैप्टर जो है कुछ ऐसा ही है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बोर हो जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें बहुत सी चीज़ें, तुम्हारा दिमाग खुलेगा इससे। तुम रटने के प्रोस्पेक्टिव से मत समझना इस चैप्टर को, ना ही इसमें पेपर में क्या आएगा इसकी चिंता करना, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से आता ही नहीं है, मोस्टली लगभग नहीं आता। और दिमाग खोलेगा ये चैप्टर, और आपको अगर एक बुक पढ़ने का शौक़ है, नहीं है तो डेवलप कर लो। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है ये चैप्टर की, एक बुक पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ शौक़ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। शौक़ वैसे वाला नहीं लगेगा, बस तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ठीक है। एक फ़िज़िक्स के प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट जागेगा। तो ये चैप्टर इसके लिए है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। तो सीरीज़ को कंटिन्यू रखना यार, और मेरे को बता देना तुम्हें समझ में आ रहा है नीचे कमेंट में। चलो।